नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। चमोली से खबर, जहां पर तपोवन टनल से लगातार शव निकल रही है और एनडीआरएफ लगातार एक बड़ा अभियान चला रही है। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है और अब तक 56 लोग यहां पर शव बरामद हुए हैं लोगों के, और सुरंग से 3 शव और बरामद हुए हैं। बचाव अभियान अगले 3 से 4 दिनों तक रहेगा जारी। आपको बता दें, डीजीपी की तरफ से यह जानकारी दी गई है। लापता 204 व्यक्तियों में से अब तक 56 शव बरामद हुए हैं। 52 मानव अंग बरामद हुए हैं। चमोली के जोशीमठ थाने में 179 व्यक्तियों की गुमशुदगी दर्ज हुई है। तो डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है और चमोली के अंदर जिस तरह से आपदा आई, उसके बाद अब तपोवन टनल के अंदर लगातार कोशिश चल रही है। ब्रिजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ते हैं। ब्रिजेश, सबसे पहले अभी तक का अपडेट चाहूंगा कि किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है, स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे तपोवन टनल की बात हो या ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो रेडी गांव में स्थित था, दोनों जगह पर लगातार सर्च ऑपरेशन इस वक्त युद्ध स्तर पर चल रहा है। और केवल इन दोनों जगहों पर ही नहीं, बल्कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर का जो पूरा एरिया जहां पर जाकर के मलबा एकत्र हुआ था, उस पूरी जगहों पर भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने एक विस्तृत पूरा जो है सर्च ऑपरेशन चलाया है। डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है और लगातार मलबा खोद करके शवों को निकालने का काम किया जा रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज तपोवन टनल से 500 निकाले गए। इसके साथ ही जो है ऋषिगंगा से भी 300 बरामद हुए। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अब तक 5600 इस समय बरामद किए जा चुके हैं। 5600 को अभी तक खोजे जा चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही अभी भी लगभग 150 से ज्यादा शव, अभी भी 150 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं, क्योंकि अब उनके बचने की संभावना लगभग ना के बराबर है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और ये तय हो चुका है कि मलबे में ही तमाम शव दबे हुए हैं। तो इसलिए अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन बदल के सर्च ऑपरेशन में तब्दील हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस बेस टनल में 35 से 40 लोगों के फंसे होने की संभावना है, वहां पर अभी तक रेस्क्यू एजेंसियां नहीं पहुंच सकी, क्योंकि वहां मलबा इतना ज्यादा है कि जब तक उस पूरे मलबे को क्लीन नहीं किया तब तक उन लोगों तक नहीं पहुंचा जा सकता। और अब जिस तरीके से मलबा वहां पर पहुंच गया है, तो अब जो बची कुची जो जीवन की संभावना थी वो भी खत्म हो चुकी है। तो उसमें से कोई भी अब जीवित बचने की संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से जो बेस टनल के लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है, उसमें दोनों तरफ से मलबा भर चुका है और वहां पर अब लोगों के बचने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो अब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अब सर्च ऑपरेशन में बदल चुका है और अब केवल शवों को तलाशने की। अच्छा ब्रजेश, कुछ मानव अंग वहां पर बरामद हुए हैं, जो बॉडीज रिकवर हुई हैं उनकी पहचान हो जाएगी, लेकिन जो मानव अंग हैं उनके लिए क्या डीएनए टेस्ट या इस तरह की कोई व्यवस्था रहेगी क्या? बिल्कुल, देखिए, डीएनए सैंपलिंग के आदेश सभी शवों के दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बहुत सारे शव इतने क्षत-विक्षत हालत में मिल रहे हैं जिससे उसका कोई सुराग ही नहीं लग पा रहा है। जैसे कल ही सर्च ऑपरेशन के दौरान एक पैर बरामद हुआ था। इसी तरीके से आधी कटी हुई एक इंजीनियर की लाश, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट से जुड़े हुए इंजीनियर थे, उनकी लाश बरामद हुई थी। तो कुल मिलाकर के अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे शव इस स्थिति में मिल रहे हैं जिनकी पहचान होना मुश्किल है, क्योंकि 56 में से अभी भी ऐसे जो है 29 लोग हैं जिनकी पहचान हो ही नहीं पाई है। तो ये एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है और इसीलिए जो भी परिजन आ रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, उनका बाकायदा डीएनए सैंपलिंग किया जा रहा है और डेड बॉडी जो मिल रही है, जो या मानव अंग मिल रहे हैं, उनके डीएनए सैंपलिंग के जरिए मिलान करके उसके बाद शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। तो ये पूरी लंबी प्रक्रिया है और अभी सर्च ऑपरेशन लंबा चलने जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अभी केवल टनल के ऊपर क्लीन करके वहां से बॉडी निकालने का काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद टनल, जब बेस टनल में जाने के लिए पहले पूरा क्लीन करेंगे और तब वहां सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। तो ऐसे में अभी एक लंबी प्रक्रिया और लंबा वक्त इस पूरे सर्च ऑपरेशन में लगने जा रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो डॉग स्क्वाड की लगातार मदद ली जा रही है और जिस तरह से डीएनए सैंपलिंग जब की जाएगी, क्योंकि ज्यादातर शव या जो मानव अंग मिल रहे हैं शत-विशत हैं, ऐसे में उन सब की पहचान होना, कौन किसका शव है, ये सारी चीजें डीएनए सैंपलिंग के जरिए ही समझ में आ सकती हैं और इसके लिए एक लंबा प्रोसेस लगेगा। तो चमोली के अंदर तपोवन टनल से लगातार शव निकल रहे हैं और अभी भी 150 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी कोई जानकारी नहीं रहती।
चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। कल होगा बसंत पंचमी का स्नान। 7 जोन और 20 सेक्टर्स में बांटा गया है मेला क्षेत्र। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहेगी। भीड़ से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। कोरोना महामारी के बाद पहला कुंभ ये है और एसओपी को लेकर मेलाधिकारी दीपक रावत ने जानकारी दी है। स्नान के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है और ऐसे में प्रशासन तैयारियों को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आता है। तो हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको हर की पौड़ी से नजर दिखाते हैं। आस्था की नगरी हरिद्वार में बसंत पंचमी की पूर्व संध्या का ये नज़ारा देखिए। बसंत पंचमी का बड़ा स्नान होने जा रहा है। प्रमुख स्नानों में से एक है बसंत पंचमी। मां सरस्वती की पूजन होती है बसंत पंचमी को। बसंत पंचमी का जो गंगा स्नान बेहद ही महत्वपूर्ण और फलदायी माना जाता है और यही वजह है कि बसंत पंचमी के स्नान के लिए हरि के द्वार हरिद्वार में इस वक्त भक्तों का पूरा सैलाब उमड़ा हुआ है। जरा आप ये पूरा नज़ारा देखिए, ये हरि की पैड़ी का नज़ारा है। आपको जहाँ तक नज़र जाएगी आपको वहाँ पर सिर्फ श्रद्धालुओं का रेला नज़र आएगा, सिर्फ लोग ही लोग नज़र आएंगे। आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि पूरा हरि जो ये पूरी हरि की पैड़ी है वो पूरी भक्तों से भरी हुई। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ का पूरा जो नज़ारा है वो अपने आप में बेहद ही अद्भुत नज़र आ रहा है। दोनों ओर, गंगा के दोनों ओर जहाँ तक आपको नज़र जाएगी आपको वहाँ तक जो है आप सिर्फ इसी तरीके से भक्तों का नज़ारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बसंत पंचमी का जो प्रमुख स्नान है उसके लिए लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने की संभावना है। तमाम रिस्ट्रिक्शंस, तमाम कोविड गाइडलाइंस की आशंकाओं को दरकिनार करते हुए जो श्रद्धालुओं को रेला है वो हरिद्वार में उमड़ रहा है। आप सामने पुल की तस्वीर देखिए, किस तरीके से पूरा पुल आपको यहाँ पर श्रद्धालुओं से भरा हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ 2021 के लिए हरिद्वार पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो गया है और ज़बरदस्त तरीके से इंतजामात किए गए हैं। ज़रा ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से यहाँ पर पुलों को सजाया गया है, किस तरीके से यहाँ पर घाट के आसपास जो सारे इंतजामात किए गए हैं। ये पूरा जो इंतजाम ये दरअसल हरिद्वार महाकुंभ 2021 के लिए है। 11 मार्च से शाही स्नान की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बसंत पंचमी का जो प्रमुख स्नान है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो एसओपी को लेकर दीपक रावत ने जानकारी दी कि किस तरीके से तमाम एसओपीज रहेंगे, गाइडलाइंस रहेंगे। स्नान के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हर की पैड़ी की ये तस्वीरें हैं। तो ऐसे में कल स्नान होगा, बसंत पंचमी का स्नान कल होगा और बेहद ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। कुंभ के दौरान खास तौर से एक स्नान ये महत्वपूर्ण होता है। कल बसंत पंचमी का स्नान होगा। 7 जोन 20 सेक्टर्स में बांटा गया पूरा मेला क्षेत्र और कुंभ का ये मेला चल रहा है। तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर रहेगी। भीड़ से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहेगा, तैयार रहेगा। ये तमाम तस्वीरें आपको हरिद्वार कुंभ से। तो अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कुंभ को लेकर एसओपीज क्या हैं और किस तरीके से एसओपीज का पालन करना होगा। बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनका पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण आने वाले श्रद्धालुओं को राज्य की सीमा से वापस भेज दिया जाएगा। इसके अलावा इस दौरान सीमा पर पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। श्रद्धालुओं को अपने साथ 72 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, जो कि आरटीपीसीआर होनी चाहिए। हरिद्वार की सीमा में प्रवेश से पहले ही आने वाले लोगों की चेकिंग होगी। उसमें कोरोना जैसे कोई लक्षण तो नहीं दिख रहे, इसकी जांच की जाएगी। गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों को कुंभ स्नान के लिए न आने की सलाह दी गई। इसके साथ ही कुंभ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कुंभ स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार कुंभ मेला 2021.com पर जाना होगा। तो ये पूरी एसओपीज हैं कुंभ को लेकर। बिना पंजीकरण आने वाले श्रद्धालुओं को राज्य की सीमा से बाहर भेज दिया जाएगा। इस दौरान सीमा पर पुलिस का सख्त पहरा भी रहेगा। तो वहीं कल होने वाले बसंत पंचमी के स्नान को लेकर कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत से एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 के लिए तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल हो रही हैं। इस वक्त मेला अधिकारी दीपक रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2021 हरिद्वार महाकुंभ बेहद ही महत्वपूर्ण वक्त है। यहाँ पर चूंकि कोविड गाइडलाइंस की बदौलत कई चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं, कई चीज़ें ऐसी जिस पर खास ख्याल रखना पड़ रहा है। उसके बीच में मेला की तैयारियों को मुकम्मल करना कितनी बड़ी चुनौती है?
ब्रजेश जी, देखिए, कुंभ का आयोजन तो अपने आप में चुनौती हमेशा ही रहती है, और इस बार क्योंकि कोविड भी है तो हमारी जो चुनौती है और भी ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए हम तैयार भी हैं। हमारी तैयारी इसमें हो भी चुकी है। मेले के जो ऐसे काम हैं जो स्थायी प्रकृति के होते हैं, ये भी सभी समाप्त हो चुके हैं। इसमें मात्र केवल फिनिशिंग टचेस का काम ही बाकी रह गया है। घाट हमने इस बार लगभग 5 किलोमीटर के नए घाट बनाए हैं। एक आस्था पथ हरिद्वार में बना है, और ऋषिकेश का भी आस्था पथ में एक जगह गैप था मुनि की रेती में, उस गैप को भी भर दिया गया। एक विशाल वहाँ पे एक नया घाट बना है। हमारी जो नहर पटरी है, नहर पटरी की वाइडनिंग भी हुई है। लगभग 8 सेतु हैं जो हमारे इस दौरान बने, और सभी के सभी अभी कंप्लीट भी हो चुके हैं। और अभी करंटली हमारे जो टेम्प्रेरी काम हैं, कैंपिंग के, टेम्प्रेरी अस्पतालों के या रैन बसेरों के, वो मौके पे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है एसओपी तो जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है मेले को लेकर जो अधिसूचना जारी होनी थी वो नहीं जारी हुई, जिसके कारण भी कसमकस बरकरार है कि मेला कब से आधिकारिक रूप से शुरू होगा। एक तरफ संतों के बीच में भी, खासकर अखाड़ों के बीच में भी अभी इस बात को लेकर के कसमकस है कि यहाँ पर श्रद्धालु आ पाएंगे या नहीं। वो किस तरह से इंश्योर कर रहे हैं ताकि ये सारी समस्याओं का निदान हो? देखिए, नोटिफिकेशन को लेके बड़ी जल्दी स्थिति साफ हो जाएगी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक लेटर आई थी जिसमें ये भी कहा गया था कि, उसमें बहुत सी चीज़ें कही गई थी, लेकिन ये भी कहा गया था कि इस बार क्योंकि कोविड है तो उसमें आप इस बात को भी ध्यान रखें कि कहीं अगर आप इस अवधि को कर्टेल कर सकते हैं तो उस पर भी विचार कर लिया जाए। जहाँ तक स्नानों की बात है, अभी भी हमारे 2 स्नान पहले संपन्न हो चुके हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई और सकुशल वो हुए हैं। और आगे के भी जो हमारे स्नान हैं उसमें जो हमें फैसिलिटीज़ हमारे जो मेलार्थी हैं, श्रद्धालुगणों को देनी है, वो सब फैसिलिटीज़ हम लोग बना रहे हैं। इसमें विशेषकर आपके टॉयलेट्स हैं, इसमें रैन बसेरे हैं, हमारे बस अड्डे हैं। कोविड के मद्देनज़र इस बार हम बड़ी संख्या में हैंड सैनिटाइज़र्स, फ्री मास्क का वितरण, इसके अलावा घाटों का सैनिटाइजेशन, इस पे विशेष जोर है। सर, जोशीमठ में आई आपदा के बाद एक और चुनौती है कि गंगा का जल स्तर में अचानक इजाफा ना हो स्नान के दौरान, क्योंकि बसंत पंचमी का भी स्नान, इसके बाद भी आगे स्नान आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ खास तैयारियां की है? देखिए, इसमें इजाफा ऐसे अचानक नहीं होता है। इसमें मल्टीपल लेवल पे चेक्स हैं। जैसे हम हरिद्वार में हैं तो हमसे ऊपर पशुलोक बैराज है, फिर टिहरी का डैम है, श्रीनगर में भी डैम है, और इसमें एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है जिसमें मोटे तौर पे हमारा ये प्रयास रहता है कि 12,000 क्यूसेक के आसपास जो हमारा गंगा जल है वो हर की पैड़ी पे हमको मिले, और जो नील धारा है उसमें 4,000 क्यूसेक के आसपास मिले, जो पर्याप्त मात्रा में रहता है। और अगर कभी कोई ऐसी, जैसा आपने बताया कि जोशीमठ में इस तरह की घटना हुई, उसकी पूरी तैयारी पहले से रहती है। इनफैक्ट हमारी पूरी डिटेल्ड एसओपीज उसकी बनी हुई है, और जो हुआ भी था बीच में, जो एवलांच आया भी था ऋषिगंगा में, अभी उसका एज सच कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं है। जो हमने परसों के स्नान में भी देखा और कल भी एक स्नान होने वाला है, उसमें भी वो नहीं दिख रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है, ये कुंभ दिव्य हो, भव्य हो, उसके लिए जरूरी है कि श्रद्धालु भी उतने ही जो है यहाँ पर स्वच्छंद होकर के आए। लेकिन एक जो कंफ्यूजन है वो कोविड टेस्ट को लेकर के है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएगा उसको कोविड टेस्ट की रिपोर्ट करा के यहाँ पर आना होगा। क्या उस तरह के कोई इंतजामात यहाँ भी किए गए हैं कि अगर कोई श्रद्धालु, चूंकि बहुत सारे रूरल बेल्ट से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, अगर कोई अपने साथ कोविड की रिपोर्ट नहीं लाता तो क्या आप लोग रैंडम कोई टेस्टिंग का कुछ इस तरह के इंतजामात कर रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, हमारी ओर से ये स्पष्ट निर्देश है। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से भी ये बात चली जाए कि जो हमारा पोर्टल होगा कुंभ मेले का, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, और RT-PCR नेगेटिव जो 72 घंटे पहले का है वो साथ में आपको लाना होगा। और यद्यपि हम बॉर्डर्स पे कुछ रैंडम सैम्पलिंग की व्यवस्था करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब लोग वहाँ पे बिना टेस्ट के ही आ जाएं और भीड़ वहाँ पे कर दें। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप करा के ही आएँ टेस्ट, और पब्लिक इंटरेस्ट में ये आवश्यक भी है, क्योंकि कुंभ मेला एक बहुत बड़ी मास गैदरिंग है। उसमें किसी भी तरीके से ये ना हो कि ये जो आयोजन है एक स्प्रेडर इवेंट के तौर पे सामने आए। तो ये एहतियात ज़रूरी है, मेले के हित में ज़रूरी है, मेलार्थियों के हित में ज़रूरी है, और पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत आवश्यक है। क्या लगता है, जिस तरीके से एक तो पूरा जो ये तैयारी का समय था ये काफ़ी हद तक बाधित हुआ, चाहे लॉकडाउन की वजह से हो या बाकी दूसरी समस्याओं की बदौलत, आप लोग समय से, खास करके अगर 11 मार्च में पहला शाही स्नान है, अब तो आगे अधिसूचना आएगी कब से आप लोग ऑफिशियली मेला शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिहाज से आपको लगता है कि आप लोग किसी भी वक्त अगर आपकी अधिसूचना आ जाती है तो आप मेले को शुरू करने के लिए तैयार हैं? देखिए, परमानेंट वर्क्स तो हमारे समाप्त हो ही चुके हैं। जहाँ तक घाटों की बात है या सड़कों की बात है, ब्रिजेस की बात है, इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लगभग 11,000 टॉयलेट्स लगने हैं, उसमें से हम लोग
5000 के आसपास लगा चुके हैं और वो भी हम फरवरी 27 से पहले सारे मौके पे इंस्टॉल कर देंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुंभ दिव्य और भव्य उसी तरीके से होगा जैसे इससे पहले होते रहे हैं? देखिए, मैं तुलनाएं कभी भी नहीं करना चाहता हूं और हर इवेंट अपने आप में यूनिक होता है। अब आप बोलें कि 2021-10 की तरह होगा या 2021-19 की तरह होगा, ये इस तरह के प्रश्न मैं समझता हूं कि इसलिए उचित नहीं है कि हर इवेंट अपने आप यूनिक होता है और यूनिक परिस्थितियों में होता है, और उसकी जो यूनिकनेस है, उसकी जो खास बात है, उसको हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे मेलाधिकारी दीपक रावत साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो तैयारियां हैं, खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल से जो तैयारियां हैं, वो हम लगभग पूरी तरीके से मुकम्मल कर चुके हैं, और जो बाकी बची हुए जो काम हैं उनको भी हम फरवरी के महीने में ही पूरा कर लेंगे, और ये कुंभ पूरी तरीके से दिव्य और भव्य होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज 1 इंडिया, हरिद्वार। कुंभ मेले में होने वाले बसंत पंचमी के स्नान को लेकर एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने हरिद्वार के एसपी सेंथिल अबुदई से सुरक्षा को लेकर खास बातचीत की। मौजूद हैं हरिद्वार के एसएसपी सेंथिल साहब। सर, क्या इंतजामात किए गए हैं सुरक्षा के नजरिए से अगर देखा जाए, क्योंकि बसंत पंचमी का बड़ा स्नान है और लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है? वसंत पंचमी का स्नान को लेकर पूरा सुरक्षा का इंतजाम है, क्योंकि अभी कुंभ का पर्व चल रहा है, तो श्रद्धालुओं का आगमन जो है जो नॉर्मल ईयर्स में होते हैं उससे ज़्यादा होता है। हम उसका मुताबिक जो है सारे व्यवस्था कर रखा है, और हमारा पूरा ड्यूटी का जो है 9 जोन पे बांट रखा है और 25 सेक्टर में हमने डिवाइड कर रखा है, और इसमें पार्किंग एरियाज आइडेंटिफाइड है, और रूट ड्यूटी जो है जैसा बॉर्डर से लेके यहाँ तक का सभी जगह पे हमारा रूट ड्यूटीज़ हैं, और हम भी लगातार राउंड्स में हैं, ताकि अभी पूरा सुरक्षा व्यवस्था जो है पुख्ता है। सर, एक बड़ा एक चुनौती है, 11 मार्च से शाही स्नान शुरू हो जाएंगे, उससे पहले ये जो प्रमुख स्नान है, इन स्नानों के जरिए कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था परखी भी जाएगी, तो आप लोग कितने तैयार हैं पूरे इस कुंभ को शांतिपूर्ण तरीके से, भव्य और दिव्य तरीके से संपूर्ण कराने में? नहीं, हम उत्तराखंड पुलिस है पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि आपने जैसा सही कहा कि जो 11 मार्च से जो है जो शाही स्नान शुरू होगा, उसके पहले जो भी ये प्रमुख स्नान जो चल रहे हैं, इस पे हमारा पुलिस फोर्स का पूरी तरीके से हम रिहर्सल करा रहे हैं। उनका ड्यूटी पॉइंट के बारे में हम ब्रीफ कर रहे हैं, सभी ड्यूटी पॉइंट्स में हम उनका डिप्लॉय कर रहे हैं, वहाँ उनका ब्रीफिंग हो रहा है, और उनका जो हम ये भी बता रहे हैं कि उनका उसी पॉइंट में क्या दायित्व रहेगा, ताकि जो जब बहुत बड़ा मात्रा में जो भीड़ भाड़ आएंगे वो ऐसे इंडिविजुअल यूनिट जो है वो फंक्शन कर सकें, ताकि उनका रोल क्लैरिटी रहे, ताकि जो है वो इंडिविजुअली सही काम करेंगे तो फिर ऐसा होल जो है हम बहुत सफल तरीके से जो है स्नान को समाप्त कर सकें। कोविड की क्राइसिस की वजह से बहुत सारी चीज़ों को जो है एक तरह से क्लासिफाई किया गया है कि अगर जहां से जिस रूट से लोड आ रहा है उसको वहीं से डाइवर्ट किया जाए, तो क्या उस तरह से कुछ इंतजामात किए हैं कि जिस इलाके से जो लोग आ रहे हैं वो वहीं पर गंगा स्नान करें और उसके बाद वहाँ से शिफ्ट कर जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो जो है जैसा शाही स्नान में एक प्रयास है कि उनका घाट अलॉट करके उसमें जो है स्नान कर सकते हैं, ताकि घाट मैनेजमेंट प्लस क्राउड मैनेजमेंट हो सकता है। लेकिन अभी प्रमुख स्नान में जो जैसा हमारा जिलाधिकारी ने आदेश दिया है, तो उसके अनुसार जो है हमारा बॉर्डर्स में जो है रैंडम चेकिंग चल रहा है, उसमें जो भी पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर उनका जो है उसी अनुसार जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई पाबंद नहीं है, जो भी आते हैं एरिया वाइज जो उनका स्नान करना है। अभी ट्रैफिक प्लान भी जैसा अभी कोविड प्लान एक तरफ से चल रहा है, ट्रैफिक प्लान जो है क्राउड के मुताबिक जो है हम डिसाइड करेंगे। तो हमारे बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार में कल होने वाले बसंत पंचमी स्नान के लिए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। बसंत पंचमी स्नान के लिए आज यहां के भल्ला कॉलेज स्टेडियम में सभी पुलिस अधिकारियों समेत कर्मचारियों और सुरक्षा में लगे अर्धसैनिक बलों को ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग में मौके पर कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल के अलावा हरिद्वार के डीएम और एसएसपी समेत बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल हुए। के स्नान को देखते हुए हम लोगों ने पूरे सिटी एरिया को 9 जोन में और 25 सेक्टर में डिवाइड किया है। इस बार विशेष यह है कि हमने ट्रैफिक को फोकस करते हुए ट्रैफिक का अलग से ही जोन और सेक्टर बनाया है, ताकि जो यातायात व्यवस्था है वो पूरी तरह से अलग जोन के रूप में देखा जाए, और जो यहाँ पर स्थानीय एसपी ट्रैफिक है वही कुंभ व्यवस्था से रिलेटेड ट्रैफिक का कार्य भी देखेंगे, तो उस लिहाज से बेहतर कोऑर्डिनेशन भी रहेगा। और कोरोना के लिहाज से जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको भी हम लोग सख्ताई से लागू कराएंगे। सर, धीरे धीरे जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है और श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, यद्यपि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, परंतु अब काफ़ी ज़्यादा जन सैलाब धीरे धीरे विशेष दिनों पे और स्नान। खबर देहरादून से, जहां पर आईएएस अफसरों के ट्रांसफर आदेश को शासन ने बदल दिया है। नितिन भदौरिया ही अब अल्मोड़ा के डीएम रहेंगे। नितिन भदौरिया को शासन में प्रभारी सचिव ऊर्जा डीजी शिक्षा का आदेश निरस्त कर दिया गया। चंपावत से डीएम एसएन पांडे को बनाया गया था अल्मोड़ा का डीएम, और अल्मोड़ा तबादले के आदेश को निरस्त करके प्रभारी सचिव ऊर्जा बनाया गया। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम भी बने रहेंगे डीजी विद्यालय शिक्षा।
तो जो पुराना एक ऑर्डर पास किया गया था उसको फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। अल्मोड़ा तबादले के आदेश को निरस्त करके प्रभावी सचिव ऊर्जा बनाया गया। वहीं सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम भी बने रहेंगे डीजी विद्यालयी शिक्षा। तो वहीं राजधानी देहरादून में ओपनल कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि 3 सूत्री मांगों को लेकर ओपनल कर्मचारी आगामी 22 और 23 तारीख को आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। कर्मचारियों की मांग समान कार्य समान वेतन चरणबद्ध तरीके से समायोजित किया जाना और कर्मचारियों को जीएसटी और सर्विस टैक्स के नाम पर पैसा नहीं काटा जाना चाहिए। धस्माना का कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को आदेश भी जारी किए जा चुके हैं, इसके बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। 22,000 उपनल कर्मी आगामी 22 और 23 तारीख से फिर एक बार आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के उपनल कर्मी, पहली जो मांग है कि समान कार्य समान वेतन, दूसरी मांग है चरणबद्ध तरीके से समायोजित किया जाना जिन विभागों में वो काम कर रहे हैं, और तीसरा है जो जीएसटी और सर्विस टैक्स के नाम पर करीब 22 से 25% पैसा जो उनका कट जा रहा है उस पर रोक। ये तीनों विषयों पर ही माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल अपने आदेश दे चुका है सरकार को, लेकिन सरकार बजाय उनको इम्प्लीमेंट करने के सुप्रीम कोर्ट चली गई एसएलपी में। हमारी ये मांग है कि एसएलपी वापस होनी चाहिए। हमारी ये मांग है कि जो 3 बिंदुओं पर राज्य की सरकार को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे उनका पालन किया जाए। ये मांगे उपनल कर्मियों की हैं और इनके साथ कांग्रेस पूरी तरह से सहमत है। 22 और 23 तारीख का जो उनका कार्यक्रम है उसमें हम लोग नैतिक समर्थन